देखो फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ना होता है मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, बिना मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स के हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग बोलते भी हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। ठीक है, मतलब साइंस पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स का कंप्लीट तो नहीं, मतलब अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। और मैथमेटिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बिल्कुल नया चीज़ है, कुछ चीज़ समझ में आएगा भी, कुछ चीज़ समझ में नहीं भी आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सीलरेशन, इसीता तुम्हारा आंसर क्या होगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? हाँ, क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को तुम लोग स्टैंडर्ड 9 में कुछ इस तरह से लिखते थे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऊपर जो हम डेल्टा वी लिखे हैं, डेल्टा वी का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और नीचे में जो डेल्टा टी लिखे हैं ये एक्चुअल में क्या है? टाइम है। ठीक है सर डेल्टा मतलब? डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। बेसिकली अगर हम डेल्टा वी लिखें, डेल्टा वी का मतलब होता है वी टू मास वी वन। उस तरह से अगर हम डेल्टा टी लिख दें तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? टी टू मास टी वन। ठीक है, तो डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी मास इनिशियल वेलोसिटी। वी टू है फाइनल वेलोसिटी, वी वन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। उस तरह से डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है? टाइम या चेंज इन टाइम। टाइम भी बोल सकते हैं या चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्लास 10 का डेफिनेशन है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट? एवरेज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा तो तुम्हारा आंसर होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर तुमसे ये पूछा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डेल्टा डेल्टा लिख के रखे हैं उसमें हम डी डी लिख देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में जो हम उधर एवरेज में डेल्टा डेल्टा लिखे हैं उसके जगह पे इधर क्या लिख देते हैं? डी डी लिख देते हैं। ठीक है, डी डी लिख देते हैं, मतलब ए इक्वल टू लिखेंगे डी वी बाई डी टी। देखो अगर ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी लिख रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? डी वी बाई डी टी यूज करेंगे। ठीक है, और ये जो डी बाई डी है इसको भी हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो तुम्हारा आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर तुमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी क्या होता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी नहीं होता है, वो होता है एवरेज वेलोसिटी। क्लास 10 में जो तुम्हें पढ़ाया गया था या क्लास 9 में पढ़ाया गया था कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वेलोसिटी नहीं होता, वो एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को स्टैंडर्ड 9 या 10 में एस से डिनोट करते थे और टाइम को टी से डिनोट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं? डेल्टा डेल्टा। एक्चुअली डेल्टा एस बोल सकते हैं, यहाँ पे चेंज इन पोजिशन है।
डेल्टा एस क्या है? चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि जो डेल्टा डेल्टा है वहाँ पर लिख देंगे डी डी, मतलब लिख देंगे डी एस बाई डी टी, ठीक है। मतलब हम दो एग्जाम्पल दिए, पहला एग्जाम्पल दिए थे एक्सेलरेशन का और दूसरा एग्जाम्पल दिए वेलोसिटी का। हम जब ए को डी वी बाई डी टी लिखें तो हम इसको बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और जब वी को डी एस बाई डी टी लिख रहे हैं तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी हो तो वहाँ पे डी डी लगाते हैं, ठीक है। और इस डी का मतलब होता है रेट, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इन जनरल मान लो कि ऐसा लिखा रहे डी वाई बाई डी टी लिखा रहे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। अगर उस तरह से हम ऐसा लिख दें डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, पहले टी था अब हो गया एक्स। डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब यहाँ पे क्या है? विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि डी वाई अपॉन डी टी क्या बता रहा है तो तुम फट से बोल दोगे कि दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक और चीज, इस डी वाई अपॉन डी एक्स को कभी कभी हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसको तो हम बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमसे ये बोले कि डी वाई अपॉन डी टी क्या है तो वो है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टी, ठीक है। चलो ये तो हो गया नाम, नाम क्या काम भी हुआ। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी है मतलब कि डी वाई अपॉन डी टी है, ठीक है। अगर तुमसे ये बोल दे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे? डी ए बाई बी डी बी, डी ए बाई डी बी ऑब्वियसली, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज डी ए बाई डी बी। और अगर तुमसे ये बोल दिया कि डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे? बताओ। dz by dy, वाई, ठीक है। तो ये हुआ काम का बात। तो कम से कम ये समझ में आ गया कि डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज, दिस रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। और डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग होना चाहिए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जो तुम्हें याद रखना है। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको गोली मारो, ठीक है, वो डिराइव करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स में। तो जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो बाद में पढ़ोगे कि कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ है, लेकिन जो फिजिक्स वाले बच्चे हो उन्हें फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लेना है। फिजिक्स मतलब कि जो बायो वाले बच्चे हो उन्हें डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले को आंसर मिलेगा बाद में। तो फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव्स, तो देयर आर सम फॉर्मूला, ठीक है, और वो सब फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है वो समझो। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, और बोला कि इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है और बोला कि इसका डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव का मीनिंग हम क्या बताए थे? डेरिवेटिव क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? अगर कोई कांस्टेंट है तो चेंज करेगा,
नो सर। नहीं चेंज करेगा। जब चेंज नहीं करेगा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? 0। जीरो होगा। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि कांस्टेंट है भाई, कहाँ से चेंज करेगा? समझे अभिषेक? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर तुमसे ये पूछ दे कि dx अपॉन dx क्या होगा? ठीक है, dx अपॉन dx क्या होगा? dx अपॉन dx बोलने का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? तो भाई x का चेंज x के साथ ही क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अरे x के साथ क्या चेंज होगा? जितना x चेंज होगा उतने तो x चेंज होगा। ऊपर वाला x और नीचे वाला x एक ही चीज है। ठीक है, तो बोला x का चेंज, x का रेट ऑफ चेंज x के साथ क्या होगा? x का रेट ऑफ चेंज x के साथ क्या होगा? तो 1 होगा। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, सॉर्ट ऑफ ऐसा बोल सकते हो कि x dx अपॉन dx कैंसिल हो गया। शॉर्ट ऑफ बोल रहे हैं, शॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। एग्जैक्टली यही है कि x का चेंज होने का रेट x के साथ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो जो हम बता रहे हैं वो समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी चलेगा। इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि dx dx कैंसिल हो गया, ऐसा मान लो। ठीक है, ऐसा मान लो तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला याद हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के साथ 0 होगा और x का डेरिवेटिव x के साथ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नंबर 3 हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर x रेज टू पावर ऑफ n दिया है, ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकालने बोले x के साथ, x रेज टू पावर ऑफ n दिया रहे और उसका डेरिवेटिव बोले x के साथ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो x बेस है, n है पावर। ठीक है, तो पावर आगे आ गया है और पावर एक कम हो गया है, पावर आगे आ गया और पावर एक कम हो गया है। ठीक है, या सिंपल x का पावर n का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो अभी ये 3 फॉर्मूला का अप्लीकेशन कराते हैं, फिर और फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, पहले इन तीनों का अप्लीकेशन करवाते हैं। जैसे तुमसे ये पूछा गया कि डी एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन डी एक्स क्या होगा? ठीक है, तो पहले तुम ये बताओ इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है? 1 है या 2 है या 3 है? 3। ठीक है, तो 3 के लाइन पे बताओ तो इसका क्या होना चाहिए डेरिवेटिव? 3 के लाइन पे बताओ। 5x to the power 4। 5x to the power 4। ठीक है, देखो कुछ बच्चे फटाक से बता दिए। अब जिनको समझ में नहीं आया उनको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुनो। देखो, x रेज टू पावर 5 में n का रूल कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, मतलब इस n का रूल कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। तो अगर n का रूल 5 कर रहा है तो हमें पता है कि x का पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो x का पावर 5 में n का रूल 5 कर रहा है, तो इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे 5 बिठा दो। हम लिख सकते हैं 5 x रेज टू पावर ऑफ 5 माइनस 1। ठीक है, तो 5 x रेज टू पावर ऑफ 4 हो गया। कोई दिक्कत कैकस? नो सर। ठीक है, रिया दिक्कत? रिया, या थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है? बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज ऐसा दे दे डी टी का पावर 7 अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला कौन सा? बताओ, तुम लोग बताओ इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड। लेकिन तुम बोलोगे सर यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे t दिख रहा है। अरे नाम में क्या रखा हुआ है? नाम में क्या रखा हुआ है? काम तो वही होना चाहिए ना। अब x की जगह पे t है। ठीक है, तो अगर x की जगह पे t आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला तो वही होगा ना, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे t है और n की जगह पे 7 है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं x की जगह पे t है और n की जगह पे क्या है? 7 है। तो बस फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला में पुट करो तो क्या होगा? 7t का पावर 7 माइनस 1 प्लस 7t का पावर 6।
माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। कौन हो? हाँ म्यूट हो गया। चलो ठीक है, इस एग्जाम्पल में किन्हीं को कोई दिक्कत? प्रभात दिक्कत है? हाँ सर, सब समझ गए। सब समझ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि डी 5x रेज टू पावर ऑफ 20 अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे टेढ़ा क्वेश्चन हो गया। अगर x का पावर 20 रहता तब तो आराम से बता देते हैं, 5 परेशान करने के लिए दे दिया, ठीक है। तो कभी सर ये 100x to the power 19। अच्छा, तुम शांत रहो अनन्या, शांत रहना। जो लोग पहले से पढ़ के रखे हो एकदम बिल्कुल चुपचाप रहो, पेशेंस रखो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, समझे? तो उनको बताने दो, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चन पूछेंगे तब बताना, जब तुमसे पूछेंगे तब बताना, ठीक है। चलो डी यहाँ पे क्या है, 5x का पावर 20 अपॉन डी एक्स है ना। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर सिर्फ x का पावर 20 होता तब तो आंसर बता देते हैं, लेकिन यहाँ x का पावर 20 भी और 5 भी है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे कोई कांस्टेंट हो और इनटू कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट आपको समझ में आता है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर कोई कांस्टेंट हो और उसके साथ कोई वेरिएबल हो, ठीक है, तो कांस्टेंट को सबसे पहले डेरिवेटिव के बाहर निकाल देना चाहिए। कांस्टेंट को डेरिवेटिव के क्या करना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है, और सिर्फ वेरिएबल को अंदर रखना चाहिए। तो रूल ये हुआ कि टेक कांस्टेंट आउट ऑफ डेरिवेटिव। अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसको डेरिवेटिव के क्या कर देना है, बाहर कर देना है, ठीक है। तो 5 को पहले हम बाहर कर दिए, अब बचा x का पावर 20, ठीक है। अगर x का पावर 20 बचा तब इसको हम आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा निखिल, x का पावर 20 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 20x का पावर 19। ठीक है, बाकी लोग बताइए, सही बताएं ये? यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा कुछ बच्चे जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब तुम्हें हम असाइनमेंट देंगे, ठीक है, तो इस स्टेप के बाद में इस स्टेप को जब करोगे तो यहाँ पे डी डी लिखना भूला जाओगे। होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ डी डी रखना है, ठीक है, यहाँ डी डी रखना है। लास्ट स्टेप में डी डी गायब हो जाना चाहिए, लास्ट स्टेप में डी डी गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि डी का काम हो चुका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में भी डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। तो जब डी का काम हो गया तो लास्ट में डी बाई डी एक्स क्यों लिखेंगे भाई? हम जो बोल रहे हैं समझ पा रहे हो ना तुम लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 20 इंटू 5 कितना होगा, 100, तो 100 एस का पावर 19, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ कि डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। अनन्या अब तुमको मौका दे रहे हैं, बताओ डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा? देखो रूट एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर ऑफ 1/2। अब ये एक्स का पावर एन पे फिट हो गया, तो अगर एक्स का पावर एन पे फिट हो गया तो एक्स का पावर एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। यहाँ एन का रोल कौन कर रहा है, 1/2 हाफ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पे हाफ पुट कर दो, तो 1/2 एक्स का पावर माइनस 1/2 है। अच्छा अगर एक्स का पावर माइनस 1/2 को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे? 1/x डिनोमिनेटर में लिखते जाएंगे, अंडर रूट। ठीक है। अगर x का पावर माइनस a है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x का पावर a। पता है तुम लोग को? ये तो पता होना ही चाहिए भाई, ठीक है, क्लास 6 7 8 में पढ़े हो। अच्छा डिनोमिनेटर में x का पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं रूट एक्स। तो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स का जो आंसर हुआ, फाइनल आंसर हुआ, वो क्या मिला, 1/2 रूट एक्स मिला। कोई दिक्कत किन्हीं को? सर नहीं। अब इसको एज ए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसको याद रखना है एज ए फॉर्मूला, ठीक है, इसको याद रखना है एज ए फॉर्मूला। हाँ लेकिन ये एज ए फॉर्मूला डिराइव भी हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग 3।
फॉर्मूला 3 का यूज करके वो डिराइव हो जाएगा, लेकिन बट स्टिल उसको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। तो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2√x। ठीक है, तो रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला। मतलब अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव मिल जाए तो दिस इज 1/2√x, और इसको इसलिए एज ए फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इसका बहुत ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, वैसे वंस अगेन ये तो यहीं से डिराइव हो गया था। नागेश्वर समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा दे दिया d/dx, और एक साथ 3-4 टर्म दे दिया। जैसे ऐसा दे दिया d/dx x⁴ प्लस 2x प्लस √x प्लस 5। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो हम लोग इसको 4 डेरिवेटिव में एक्सप्रेस कर देंगे, जिसमें पहला डेरिवेटिव होगा d(x⁴)/dx, दूसरा डेरिवेटिव होगा d(2x)/dx। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, 2 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। मतलब इस 2 को चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा डेरिवेटिव है उसको हम अच्छा से लिख दिए। दूसरा डेरिवेटिव में कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, तो हम क्या किए, कांस्टेंट बाहर लिखे और वेरिएबल को अंदर लिख दिए। ठीक है, फिर तीसरा में √x है तो इसको लिखेंगे d√x/dx। ठीक है, और चौथा में 5 है तो 5 में तो सिर्फ कांस्टेंट है और कुछ तो है नहीं, तो इसको लिखेंगे d5/dx। ठीक है, मधु दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, तो पहला काम क्या किए कि इसको हम 4 डेरिवेटिव के टर्म में एक्सप्रेस किए। ठीक है, और 4 डेरिवेटिव के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, और उसमें ये भी ऑब्जर्व किए कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे। अच्छा, लास्ट वाले में सिर्फ 5 था, 5 एक कांस्टेंट है, उसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसमें 5 बाहर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को बाहर करने का कोई मतलब नहीं होता है। समझ पा रहे हो तुम लोग? सर फिर से बताइए ना। अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो इस कांस्टेंट को यहां मत लिख देना, यही बता रहे हैं। समझे? सर बाहर ही लिखना है। अरे अगर 5 है तो 5 को इधर लिखेंगे, ठीक ना? सिर्फ 5 है तो इधर ही लिखेंगे, जैसे लिख के रखे हैं। 5 मतलब ऐसा नहीं लिख सकते हो, 5d/dx नहीं लिख सकते हो। अच्छा, 5d/dx लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है ना? तो इसलिए अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट में मतलब ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला चीज़ नहीं है, पता नहीं तुम लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अब बताओ प्रभात, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बताओ जल्दी से। सर 4x⁴। ठीक है, 4x⁴। तो सीबीएसई की 12 का एग्जाम कैंसिल हो गया है ना? यस सर। यस सर। अच्छा डिसीजन है। तो 4x⁴। इसके बाद यहाँ पे कोई बताओ dx/dx क्या होगा? मधु तुम बताओ dx/dx क्या होगा? dx 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली मिला 2 × 1। ठीक है, इसके बाद नागेश्वर आप बताइए √x का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी हम बताए थे √x का डेरिवेटिव कुछ होता है, क्या होता है सर? याद नहीं है? अच्छा, जिनको याद है वो बताओ भाई, क्या होगा √x का डेरिवेटिव? 1/2√x। हाँ, 1/2√x। अच्छा, लास्ट में 5 कांस्टेंट है या वेरिएबल है?
कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो जीरो हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? 4x³ + 2 + 1/2√x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बड़ा इजी है क्या विशाल? डिफिकल्ट है? नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम सर। देखो विशाल बोल रहा है नो प्रॉब्लम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में तुमसे ये पूछा गया कि d/dx 2/x, मतलब 2/x का डेरिवेटिव बताना है। 2/x का डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। तो तुम लोग बताओ इसको कैसे लिखना चाहिए। 1/x को क्या लिख सकते हो बताओ तो? 2x to the power -1। 2x का पावर -1, मतलब 1/x को लिख सकते हैं इसका पावर -1। क्या जी आसिफ, लिख सकते कि नहीं? आसिफ अंसारी, आवाज नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। तो d/dx और 2/x को हम लिखें 2x का पावर -1। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकाल लो और d/dx इसका पावर -1 हो गया। और ये जो मिला ये बेस्ट किस पे फिट हो रहा है? तो x⁻n/x पे, मतलब ds का पावर n/dx पे फिट हो रहा है, ठीक है। तो ds का पावर n/dx के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n × s का पावर n-1। और यहाँ पे n कितना है? -1। -1। तो -1 × s का पावर -1, ठीक है। तो 2 × -1 कितना हो जाएगा? -2। और x⁻⁴ कितना मिलेगा? -2, ठीक है। अल्टीमेटली इसको लिख सकते हैं -2/x²। बताओ किनको किनको दिक्कत है इसमें? पायल दिक्कत? नो सर। नो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। d/dx, ये हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तुम लोग बताना क्या आंसर होगा। 3x² + 4x - 1 + √x, ठीक है। डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो या सॉल्व करके आंसर बता सकते हो। 2 मिनट टाइम लो और टाइम लेने के बाद में बताओ। हम जिससे पूछेंगे वही बताना, ठीक है। बना सब लोग लो, लेकिन हम जिससे पूछेंगे वो बताना। चलो अनिमा तुम बताओ 3x² का डेरिवेटिव क्या मिला? सर मेरा 6x आ रहा है। 6x आ रहा है ना? सर मेरा भी 6x है। ठीक है। तो 3x² का डेरिवेटिव अनिमा का है 6x। अरमान तुम बताओ 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? अरमान, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 4dx/dx। मतलब अल्टीमेटली क्या मिलेगा आंसर? अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, ठीक है। आसिफ, -1 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 0। 0 लिखने की जरूरत है? नो सर। ठीक है। रिया, √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2√x। 1/2√x। आसान है, मतलब आसान है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी तो नहीं है ना। चलो ठीक है। तो हम लोग अभी तक 4 फॉर्मूला पढ़े। क्या क्या फॉर्मूला पढ़े? तो पहला जो फॉर्मूला है वो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो कि 0 होता है।
दूसरा है dx अपॉन dx जो कि 1 होता है। तीसरा है x रेज टू पावर ऑफ n का डेरिवेटिव जो कि होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। और चौथा क्या है, रूट x का डेरिवेटिव जो होता है 1 अपॉन टू रूट x। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुमसे ये पूछा जाए कि पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या है तुम्हारा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। नंबर Irrational. उस तरह से स्टैंडर्ड 11th में एक इम्पॉर्टेंट इरेशनल नंबर पढ़ना है, ठीक है, और वो इरेशनल नंबर होता है ई, ठीक है, और ई को हम बोलते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर, ठीक है। तो एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, और ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ई इज एन इरेशनल नंबर, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 2.7, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? तो 2.7 होता है, ये याद रखो, ठीक है। तो ई इज यूलर्स नंबर, और ये कैसा नंबर है? तो एक इरेशनल नंबर है, और ई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना होता है? 2.7 होता है, ठीक है। इसके बाद ये तुम्हें हायर क्लासेस में पढ़ना है। ई रेज टू पावर ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना याद करना है ना समझना है। बस हम बोले कि इस तरह से कुछ होता है, एक सीरीज होता है जो कि हमें बाद में पढ़ना है, ठीक है। और ये हम मैथमेटिक्स वाले बच्चे को पढ़ाएंगे अलग से, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब डेरिवेटिव का फिर फॉर्मूला 5, ठीक है। अगर डी अपॉन डी एक्स दिखा रहे और ई रेज टू पावर ऑफ एक्स दिया रहे, डी ई रेज टू पावर ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स दिया रहे, तो दिस इक्वल्स ई रेज टू पावर ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब ई रेज टू पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ऑफ एक्स होता है। ये सबसे अच्छा डेरिवेटिव है, मतलब जो इधर है वही इधर है। ई रेज टू पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ऑफ एक्स ही है, ठीक है। ऐसा और किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे अगर तुमसे ये दे दिया जाए कि डी ए रेज टू पावर ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा, ठीक है। ए रेज टू पावर ऑफ एक्स, एक्स ई नहीं है, कोई दूसरा है, सॉरी यहाँ ए ई नहीं है। वैसे ए ई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि कोई कांस्टेंट है उसका पावर वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है उसका पावर वेरिएबल है, तब डेरिवेटिव क्या होगा? तो आंसर होगा ए का पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे सीबीएसई वाले हो, कुछ बच्चे आईसीएसई वाले हो, ठीक है। आईसीएसई वाले बच्चे तो ये जानते हो, अर्पिता इसका मीनिंग क्या हुआ? ये तो तुम्हें पता है, लॉग तो पता ही है ना। और लॉग में यहाँ पे बेस कितना है? ई है, ठीक है, बेस क्या है? ई है। तो सीबीएसई वाले बच्चे बस इसको रट्टा मार लो, ठीक है, होता क्या है उसको गोली मारो। आईसीएसई वाले बच्चे को समझ में भी आ रहा है कि ये है क्या। सीबीएसई वाले बच्चे को मैथमेटिक्स में ये बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे उस समय बायो वाले बच्चे को भी बुला लेंगे, तो उस समय हम क्लियर कर देंगे कि व्हाट इज लॉग, समझे। तो अभी बस फिलहाल ये याद रखो कि ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए का पावर एक्स लॉग ए बेस ई। अच्छा, यहाँ एक चीज तुमको केयरफुल करेंगे, शुरू में जो थर्ड फॉर्मूला था वो ऐसा था, एक्स रेज टू पावर ऑफ एन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, ठीक है। लेकिन अगर ए रेज टू पावर ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव है ए रेज टू पावर ऑफ एक्स लॉग ए बेस ई। अर्पिता, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई?
क्या डिफरेंस है? दोनों जगह तो एक बेस है और एक पावर है। तो पहले वाले में जो है सर वो dx टू द पावर n, मतलब कि वो वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है। हाँ। और ये जो सेकंड वाला है वो कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है। राइट। बाकी लोग समझे? बाकी लोग समझे? अर्पिता क्या बोली कि x का पावर n जब हम बोल रहे हैं तो x का पावर n में वेरिएबल कौन है, x है या n है? वेरिएबल x है, वेरिएबल x है। और a का पावर x में वेरिएबल कौन है, x। तो इसलिए फॉर्मूला डिफरेंट है। मतलब अगर वेरिएबल बेस में हो तो यूज दिस फॉर्मूला, लेकिन वेरिएबल अगर पावर में आ जाए तो यूज दिस फॉर्मूला। समझे? पायल समझ में आया तुम्हें? पायल? Yes, sir. हाँ, पायल बताओ क्या है पहला में? पहला में क्या है? सर पहला में वेरिएबल में कांस्टेंट पावर में है और सेकंड में कांस्टेंट पे वेरिएबल पावर में है। राइट, बहुत अच्छी बात। काम का बात यही है कि अगर e का पावर x का डेरिवेटिव मांग ले तो e का पावर x होता है, और a का पावर x का डेरिवेटिव मान ले तो a का पावर x log a बेस e होता है। ठीक है, और a का पावर x और s का पावर n में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है और यहाँ पे था वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। ठीक है, चलो ठीक है। रिया समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स किया जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि सपोज तुमसे ये बोल दिया कि d अपॉन डी एक्स का पावर 5 प्लस 2 e रेज टू पावर ऑफ x प्लस रूट x प्लस 5 रेज टू पावर ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसको 4 डेरिवेटिव में हम डिवाइड करेंगे। तो उसमें पहला डेरिवेटिव है x रेज टू पावर ऑफ 5। तो x रेज टू पावर ऑफ 5 मतलब वो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, मतलब x का पावर n पे वो फिट हो रहा है। किस पे फिट हो रहा है? x का पावर n पे। तो x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू x का पावर n माइनस 1। n है 5 और इसका पावर 5 माइनस 1 क्या होगा? तो इसका पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो है 2e का पावर x। उसमें 2 कांस्टेंट है, e का पावर x वेरिएबल है। ठीक है, तो कांस्टेंट हम बाहर लिख देते हैं और e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x के साथ e का पावर x का डेरिवेटिव और e का पावर x का डेरिवेटिव x के साथ क्या होता है बताओ तो? e का पावर x ही होता है। पहले बताएं, e का पावर x का डेरिवेटिव x के साथ क्या होता है? e का पावर x होता है। फिर नेक्स्ट रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1/2 रूट x, और लास्ट में 5 का पावर x है। इसका फॉर्म कौन सा है? इसका फॉर्म a का पावर x है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो तो उसका फॉर्म कौन हो गया? a का पावर x, और a का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो a का पावर x log a बेस e। अब यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है? 5 कर रहा है, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 5 पुट कर लो। तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे 5 पुट करो। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 5 पुट की, तो क्या मिल गया? 5 रेज टू पावर ऑफ x log 5 बेस। ठीक है, अरमान दिक्कत? नो सर। अमन दिक्कत? अमन 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 प्रियदर्शी? नो सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर। हाँ बोलो। सर ये log 5 बेस e का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा? नहीं 1 नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा। ठीक है, वो वैल्यू क्या होगा या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा वो हम मैथमेटिक्स में बताएंगे। ठीक है, समझे? उसका वैल्यू क्या होगा या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगा वो हम मैथमेटिक्स में बताएंगे। ऐसे उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.34 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है,
तो आपको उसका वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस उतना लिख के छोड़ दिए, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है कि डी अपॉन डी एक्स 5 प्लस 6x स्क्वेयर मास 5 रूट एक्स प्लस 2 e रेज टू पावर ऑफ एक्स प्लस 10 रेज टू पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो सॉल्व करके बताना है। अब हम जिससे जिससे पूछते जाएंगे वो बताते जाना है। सुमित दत्ता तुम बताओ 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? सुमित दत्ता 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? सुमित आवाज आ रही है? सर यस सर, आ रही सर। हाँ बोलो। 5 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होते हैं? 0। क्या कर रहे हो सुमित, क्या कर रहे हो? सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर थोड़ा, इसीलिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। तो 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसी तरह तुम बताओ 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x। ठीक है, इसके बाद कैकस परवीन तुम बताओ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे 5 भी तो है, मतलब -5 भी है, तो 5 रहेगा, मतलब अल्टीमेटली मिलेगा -5/2 रूट एक्स, -5/2 रूट एक्स। ठीक है, इंटू 2e रेज टू पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? इंटू 2e रेज टू पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो सेम होगा, मतलब 2e रेज टू पावर ऑफ एक्स होगा। ठीक है, इसके बाद अनन्या 10 रेज टू पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 10 रेज टू पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 1 क्यों होगा भाई? 10 to the power x log e10। हाँ, तो 10 रेज टू पावर ऑफ एक्स log 10 बेस e होगा। अरे a रेज टू पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? a रेज टू पावर ऑफ एक्स log a बेस e। तो यहाँ a का रोल 10 कर रहा है, तो 10 रेज टू पावर ऑफ एक्स log 10 बेस e। तो सिंपल है ना, कुछ है नहीं भाई। अगर जिनको दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, फिर दोबारा देख लेना, समझे? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ चैनल नेम। हाँ, चैनल हम ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है, ग्रुप पे लिंक भेज देंगे। वैसे चैनल है IITians कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज द चैनल। यस। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। उधर कितना फॉर्मूला हो गया था? फॉर्मूला नंबर कितना तक हो गया था? 6 हो गया था ना? 6। ठीक है, 7। डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस e with respect to x, दिस इज 1/x। अच्छा, कभी कभी log x बेस e को हम लोग ln x भी लिखते हैं। कभी कभी log x बेस e को ln x भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स में बहुत जगह मिलने वाला है। ठीक है, कि ln x लिखा रहेगा। ln x का मतलब होगा कि log x बेस e। ठीक है, और ln x को हम ln x भी पढ़ेंगे, ln x बोलेंगे, ln x, ln x भी बोलेंगे, कभी कभी ln x भी बोलेंगे। तो अगर फिजिक्स में कहीं पे ln x मिलता है तो इसका मतलब होगा कि log x बेस e, और log x बेस e का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, नंबर 8, d/dx log x बेस a अगर है, ठीक है,
तो दिस इज 1/x log a बेस e। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बेस e था, यहाँ पे बेस a है। अगर बेस e है तो 1/x है, लेकिन अगर बेस a है तो 1/x तो है ही, और नीचे में log a बेस e भी आ गया है। ठीक है, तो याद रखना है तुम्हें, याद रखना है तुम्हें। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर तो ले ही रहे हो, घर में आज याद कर लेना। अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप में बहुत डिस्टर्बेंस है। एग्जाम्पल, सपोज ऐसा दे दिया जाए कि d/dx 2e⁻x प्लस 6e⁻x प्लस ln x प्लस log x बेस 5। ठीक है, और बोला कि इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, तो हमें पता है कि e⁻x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है, और 2 तो कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा 2e⁻x, और जो दूसरा टर्म है इसका फॉर्म है a⁻x, और a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x log a बेस e। ठीक है, तब उसके लाइन पे इसी तक क्या लिखेंगे, 6⁻x का डेरिवेटिव, तो 6⁻x का डेरिवेटिव होगा 6⁻x log 6 बेस e। ठीक है, इसके बाद अभी हम ये देखे थे कि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ln x मतलब कि log x बेस e, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x लिख दी, और लास्ट में log x बेस 5 है, तो ये इस पे फिट हो रहा है log x बेस a पे, जहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है, 5 कर रहा है। ठीक है, तो log x बेस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x log 5 बेस e, 1/x log 5 बेस e। ठीक है, सिमरन दिक्कत है इसमें? नो सर। ठीक, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, d/dx x² प्लस 2x माइनस 1/e√π। ठीक है, प्लस 2ln x प्लस log x बेस 6 और आगे 5। ठीक है, तो सबसे पहले आदित्य आप बताइए x² का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा? x² का डेरिवेटिव x होगा, 2x 2x पावर पहले लिखना था, बुलाया। ठीक है, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, पावर पहले लिखाएगा और इसका पावर 2 - 1 होगा, तो 2x होगा। ठीक है, मधु 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, मधु 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 0। 0 क्यों होगा, यहाँ कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है ना, 2 होगा। ये 2 होगा। देखो मधु 2 dx/dx लिखेंगे ना उसको, तो dx/dx तो 1 हो जाएगा, है ना, तो 2 रहा और dx/dx 1 हुआ, तो 2 × 1 2 मिला। ठीक है, अर्पिता इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर 0। e एक कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब e कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो 1/e√π क्या वेरिएबल हो सकता है? अच्छा, वेरिएबल के लिए x y z वगैरह होना चाहिए ना, मतलब कि एक नंबर मिला, मतलब कांस्टेंट मिला, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया पायल? यस सर। ठीक है,
चलो फोर्थ टर्म का डेरिवेटिव पायल तुम ही बताओ। 2/x। 2/x। और फिफ्थ टर्म का डेरिवेटिव अनन्या तुम बताओ। अच्छा अमन प्रियदर्शी बताइए, अमन प्रियदर्शी। 1/x log 6 to the base e। हाँ 1/x log 6 बेस ई। यहाँ पे 1 होगा कि कुछ और होगा? न्यूमरेटर में 1 होगा कि कुछ और होगा? 1 ही होगा। और आगे 5 का क्या कीजिएगा? सर 5। ये ठीक है 5 होगा ना। आगे क्या हो, मतलब न्यूमरेटर में 5 होगा। चलिए बताएं सही थे, लेकिन 5 को आप इग्नोर कर रहे थे, 5 ही होगा। ठीक है, फाइनल आंसर में 0 नहीं रहेगा, 0 हट जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। ठीक है, जो जो बोल सकते हो बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? 0 होगा। अरे ये तो बड़ा वेल नोन फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 10 में बहुत पढ़ाया गया है, पिटा भी गया होगा तुम लोग को। अच्छा लॉकडाउन में पिटाए नहीं होगे तुम लोग, लास्ट ईयर तो पूरा लॉकडाउन ही था, पिटाने से बच गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 होता है। 1। और 1 का 1 मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कितना फॉर्मूला हो गया? 8 फॉर्मूला हो गया, है ना। अब इसके बाद कुछ और फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स। हम 6 फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ होता है कॉस एक्स। ठीक है। दूसरा कॉस एक्स का डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ होता है माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। फिर तीसरा टैन एक्स का डेरिवेटिव। टैन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। और चौथा है कॉट एक्स का डेरिवेटिव। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स के साथ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। फिर फिफ्थ है सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है। और सिक्स्थ है कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव। तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। देखो याद करने का तरीका क्या है वो समझो। अगर तुमसे ये फॉर्मूला पूछें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो आंसर क्या होगा? 1। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि साइन और कॉस हमेशा साथ ही रहते हैं। ठीक है। ऐसे हमेशा वर्ड बोलना गड़बड़ होगा, बस हम एक तरीका बता रहे हैं। तो कुछ ऐसा है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। ठीक है। नेक्स्ट 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स क्या होता है बताओ तो? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स कॉसेक होता है या सेक होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है या कॉसेक स्क्वायर एक्स? 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कुछ 10 में बड़ा दिक्कत है, 10 में खूब मस्ती मारे हो ना, 10 का बोर्ड हुआ नहीं तो बच्चा लोग मस्ती मारा चलो कोई नहीं, कोई चीज 10 वाला छोड़ने वाला नहीं है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। मतलब हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि टैन और सेक साथ में होते हैं और कॉट और कॉसेक साथ में होते हैं। तो टैन का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से सेक का डेरिवेटिव में सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, सेक टेन एक्स साथ, और कॉसेक का डेरिवेटिव में माइनस कॉसेक कॉट एक्स। यहाँ कॉसेक और कॉट एक साथ में। ठीक है, जैसे भी हो याद कर लो, याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, याद करना तेरा काम है। और ये भी नहीं बोल सकते कि सर इतना सारा फॉर्मूला एक क्लास में बता दिए और याद कैसे करेंगे। तो अब तुम 11th में आ गए हो, 10 में नहीं है। ठीक है,
10 में जो बच्चे पंडित बद्रीनाथ ये सब करते थे ना, उन लोग के लिए 11 में साइंस लेने का चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब जो बच्चे बिना पंडित बद्रीनाथ ये सब किए हुए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू वी बाई एच किए हो, उन लोग के लिए साइंस है। ठीक है, साइंस डिफिकल्ट है, डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। अगर 10 में फांकी भी मारे हो तो अभी से सीरियस हो जाओ। ठीक है, और आज जितना भी फॉर्मूला बताएं आज के आज याद होना चाहिए, आज के आज। ठीक है, कल भी नहीं। हाँ, बहुत मतलब रात में जल्दी सोने की आदत है तो सो जाओ, कल सुबह में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि डी अपॉन डी एक्स 2 sin x माइनस 3 cot x प्लस 4 sec x प्लस 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 टर्म है। ठीक है, सबसे पहला टर्म है 2 sin x, सबसे पहला टर्म है 2 sin x, तो 2 तो कांस्टेंट है और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ठीक है, दूसरा टर्म है माइनस 3 cot x, उसे माइनस 3 कांस्टेंट है, और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, फिर तीसरा टर्म है 4 sec x, 4 इज ए कांस्टेंट, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x, और लास्ट टर्म 5 इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होते हैं? 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, इसको थोड़ा सुंदर ढंग से लिख दो, तो 2 cos x प्लस 3 cosec स्क्वायर x प्लस 4 sec x इंटू tan x, है ना। किन्हीं को कोई दिक्कत? सिमरन दिक्कत नो नहीं? सर। नो सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, d अपॉन डी एक्स 3 cos x प्लस 4 tan x माइनस 5 cosec x प्लस 2। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला याद नहीं है अभी तो तुरंत हम फॉर्मूला बताएं तो हो सकता है याद नहीं रहे, तो हम ही बता दे रहे हैं। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो माइनस sin x। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cosec x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cot x, और पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5 cosec x इंटू cot x, और 2 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो दिस इज द आंसर। मतलब कुल मिला के डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डेरिवेटिव क्या है? बस फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद है तो डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या मधु, बोलो? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। देखो हम लोग टोटल कितना फॉर्मूला पढ़े हैं? टोटल 14 फॉर्मूला पढ़े हैं। 14 में क्या क्या है जल्दी जल्दी बता देते हैं। पहला फॉर्मूला है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो कि 0, दूसरा है x का डेरिवेटिव s के साथ तो 1, तीसरा है x का पावर n का डेरिवेटिव तो n इंटू एस का पावर n माइनस 1। अच्छा, s का पावर n में x क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो x वेरिएबल है और n क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो s का पावर n तब यूज करेंगे जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होगा। फोर्थ फॉर्मूला है रूट x का, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला e रेज़ टू पावर ऑफ x का, तो e का पावर x। सिक्स्थ फॉर्मूला a रेज़ टू पावर ऑफ x का, तो होता है a रेज़ टू पावर ऑफ x log a बेस e। ठीक है, सेवेंथ log x बेस e का, log x बेस e को ln x भी बोलते हैं और उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। 8 log x बेस a का, उसका डेरिवेटिव होता है 1/x log a बेस e। ठीक है, अब उसके बाद बाकी 6 है ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर x, फिर सेक का डेरिवेटिव सेक x टैन x और कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक x कॉट x। ठीक है,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, dy अपॉन dx का मीनिंग क्या होता है इसीता? dy अपॉन dx का मीनिंग क्या होता है? Rate of change of y with respect to x. राइट। आसिफ इसको एक और चीज बोले थे, dy अपॉन dx को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x तो बोलते ही हैं, एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अरे नहीं 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 ना 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 ना, ठीक है। सर हम बताएं? हाँ बताओ। सर डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. राइट, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है। तो dy अपॉन dx को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो होप कर रहे हैं सबको समझ में आया है, ठीक है। और ये क्लास 11th है, क्लास एब्सेंट नहीं होना चाहिए, एक क्लास के बाद में दूसरा क्लास एब्सेंट नहीं करना है, रेगुलर क्लास करो तभी जाके समझ में आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये 2 साइडेड होना चाहिए, मतलब तुम अगर ऐसा सोच रहे कि सिर्फ टीचर बता दिए और हमको 100% समझ में आएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं पॉसिबल है। दुनिया का सबसे अच्छा टीचर आके बैठ जाए तब भी पॉसिबल नहीं है, MIT से वॉल्टर लेविन पढ़ाने आ जाए तब भी पॉसिबल नहीं है। मेहनत तुम्ही को करना है, समझे? तो आज जो बताया उसको घर में जाके पढ़ो, रात में हम कुछ असाइनमेंट भी भेजेंगे, वो असाइनमेंट कल दिन में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और कल रात में 9 बजे से फिर फिजिक्स का क्लास, तो आज यहीं पे ओवर कर रहे हैं। गुड नाइट।